नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृत की विशेषताओं से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो भारतीय संस्कृत की विशेषताओं से संबंधित यह मेरी दूसरी वीडियो है। पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग के कान में पहने जाने वाले सोने से बने आभूषण निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, टेक्कलकोटा जो है एक नवपाषाणिक स्थल है जो दक्षिण भारत में कर्नाटक में अवस्थित है और यहाँ से जो है कान में पहने जाने वाले सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं। विकल्प ए, नागार्जुनिक कोंडा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यह भी एक नवपाषाणिक स्थल है। विकल्प सी है मास्की एक नवपाषाणिक स्थल जो कर्नाटक में है। विकल्प डी है पय्यमपल्ली, तो पय्यमपल्ली जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में अवस्थित है और यह भी एक नवपाषाणिक स्थल है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर पकी हुई मिट्टी से बनी खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है जिसमें आरेदार पहिए लगे हुए हैं? विकल्प भी हमारा सही आंसर है धौलावीरा जो गुजरात में स्थित एक सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल है और यहाँ से जो है मिट्टी से या पकी हुई मिट्टी से बनी खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है और उसमें जो है आरेदार पहिए लगे हुए हैं। धौलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध में स्थित जो है एक महत्वपूर्ण सैंधव स्थल है। हड़प्पा जो पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में स्थित एक सैंधव स्थल है, सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी। विकल्प डी है कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सैंधव स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थान पर पाए गए जार पर सींग युक्त देवता का चित्र बनाया गया है? तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है कोटदीजी और रहमान ढेरी। यहाँ से जो है एक जार प्राप्त हुआ है जिसपे सींग युक्त देवता की आकृतियाँ छपी हुई हैं और ये दोनों स्थल जो है जो कोटदीजी है यह प्राक सैंधव सभ्यता से संबंधित है और रहमान ढेरी जो है यह सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल है और दोनों पाकिस्तान में अवस्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्तर युगीन उपनिषद में त्रिमूर्ति की अवधारणा पर विचार किया गया है? तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, मैत्रायणी उपनिषद में जो है त्रिमूर्ति की अवधारणा पर पहली बार जो है विचार किया गया था। मैत्रायणी उपनिषद जो है यजुर्वेद का एक उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है और इसी में जो है त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट सबसे पहले वर्णित है। मैत्रायणी उपनिषद में ही जो है स्त्रियों को पाशा और सुरा के साथ तीसरी बुराई माना गया है, मतलब इसमें स्त्रियों की निंदा की गई है। मुंडक उपनिषद विकल्प भी है मुंडक उपनिषद, तो मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। विकल्प डी है श्वेतासर उपनिषद भी जो है यजुर्वेद से संबंधित है और श्वेतासर उपनिषद में जो है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिप्लस और मदुरई कांजी संगम कृत के अनुसार मोती उत्पादन निम्नलिखित स्थान पर होता था। पेरिप्लस आप रेफरेंस इसका पूरा नाम है। मदुरई कांची जो है एक संगमकालीन ग्रंथ है जिसके लेखक हैं मरुदनार। पेरिप्लस का जो लेखक है वो ज्ञात नहीं है, अज्ञात, उसका लेखक कोई अज्ञात माना जाता है। ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें जो मोती उत्पादन कहाँ पे होता था संगम काल में, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है कोरकई नामक स्थान पे जो है मोती उत्पादन जो है पर्याप्त मात्रा में होता था और
पांड्यों की जो है एक जो संगम काल में 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। तो पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी, और कोरकई के विषय में जो है पेरिप्लस ऑफ एथेंस, पिलनी के विवरण में और मदुरई कांजी के विवरण में बताया गया है कि यहाँ पे जो है यह जो नगर है समुद्री मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, और यहाँ पर जो मोती निकालने का कार्य होता था वह अपराधियों के द्वारा किया जाता था, और अपराधी ही उसे ले जाकर मदुरा की बाजारों में बेचते थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन के शून्यवाद ने हिंदू धर्म के किस प्रमुख दर्शन को प्रभावित किया? तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। जो शंकर का अद्वैतवाद है वह नागार्जुन के शून्यवाद से प्रभावित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तीर्थंकर अजीतनाथ के साथ कौन सा प्रतीक जुड़ा हुआ था? तीर्थंकर अजीतनाथ के साथ विकल्प बी हमारा सही आंसर है, हाथी। तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक क्या था? हाथी था। सांड जो है किस तीर्थंकर का प्रतीक था? सांड जो है मुख्य रूप से अगर वृषभ के रूप में देखा जाए तो ऋषभ देव का नाम आएगा, जो पहले तीर्थंकर थे। नहीं तो जो सांड जो है आज के रूप में देखा जाए तो कुंथुनाल के नाम से, कुंथुनाल नामक तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था। घोड़ा जो है, घोड़ा आपका संभवनाथ का है, घोड़ा जो है संभवनाथ का प्रतीक है, और स्वास्तिक जो है आपका सुपार्श्वनाथ का है। सुपार्श्वनाथ नहीं, सुपार्श्वनाथ। ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न है उसका सही आंसर विकल्प बी हाथी है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी समकालीन थे, यह बात कहाँ से ज्ञात होती है? तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। विनय पिटक से यह जानकारी प्राप्त होती है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में राजा के रसोई घर में जानवरों की हत्या करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? है विकल्प ए प्रथम। अशोक के प्रथम शिलालेख में राजा के रसोई घर में जानवरों की हत्या करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। उसने जो है अपने राज्य में जो है जो विभिन्न प्रकार के उसके जो पाकशाला होती थी, जो पशु मारे जाते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। केवल एक हिरण और 3 मोर जो है मारने का प्रावधान था। विकल्प बी है हमारा चतुर्थ शिलालेख। अशोक का जो चतुर्थ शिलालेख है उसमें यह विवरण प्राप्त होता है कि अशोक ने जो है भेरी घोष के स्थान पर, भेरी मतलब युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपना लिया था। और विकल्प सी है खष्टम। तो जो अशोक का 6वां शिलालेख है उसमें अशोक ने अपने जो प्रतिवेदक उसके जो होते थे, जो सूचना समाचार देने वाले व्यक्ति होते थे, उसने उन्हें कहा कि मैं चाहे जहाँ पे रहूँ, चाहे मैं भोजनालय में रहूँ, शयन कक्ष में रहूँ, कहीं पे भी मैं रहूँ, लेकिन मेरे प्रजा के विषय में जानकारी मुझे समय समय पर प्राप्त होती रहनी चाहिए। विकल्प डी है सप्तम। जो अशोक का 7वां अभिलेख है उसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय का हो वह सभी जगह जो है समान रूप से निवास करे, क्योंकि जो है सभी लोगों को जो है संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं। सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है धर्म और संप्रदाय के प्रति। हमारा अगला प्रश्न है, वासुदेव के संबंध में प्राचीनतम अभिलेखी संदर्भ निम्नलिखित में से प्राप्त होता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। बेसनगर स्तंभ लेख में जो है वासुदेव के संबंध में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। बेसनगर अभिलेख जो है विदिशा के पास, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास जो है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, और यह जो है इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था, जिसे उसने जो है शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। तो इसमें जो है
जो हेलियोडोरस था उसने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया था और अपने आप को जो है वासुदेव का उपासक कहता है। तो इसी में जो पहला वासुदेव कृष्ण से या वैष्णव धर्म से वासुदेव से या वैष्णव धर्म से संबंधित यह पहला अभिलेखी साक्ष्य है बेसनगर स्तंभलेख। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक के स्वर्ण सिक्के पर गंगा नदी को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। कुमार गुप्त के समय में जो है उसके स्वर्ण सिक्कों पर गंगा देवी को जो है या गंगा नदी को देवी के रूप में चित्रित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित किस स्तूप में बुद्ध के पार्थिव अवशेष को रखा गया है? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। भट्टप्रोलु स्तूप में जो है बुद्ध के पार्थिव अवशेष को रखा गया है। विकल्प ए है अमरावती स्तूप, विकल्प सी है नागार्जुनी कोंडा स्तूप, विकल्प डी है जगैया पेट स्तूप। ये सारे स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में द्रौपदी रथ का शिखर निम्न शैली में है। तो जो द्रौपदी रथ है महाबलीपुरम में जो द्रौपदी रथ प्राप्त हुआ है, वहाँ पे रथ का मतलब जो एकास्मक पत्थर से जो संरचना बनती थी, एकास्मक पत्थर से जो निर्माण किया जाता है उसे रथ का नाम से जाना गया है। तो जो द्रौपदी रथ है वह सबसे छोटा है और उसका आकार जो है एक झोपड़े की तरह है, एक झोपड़ी की तरह है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर हो गया, झोपड़ी की तरह। और शेष जो वहाँ पे रथ हैं, चाहे वह धर्मराज रथ हो, नकुल सहदेव रथ हो, अर्जुन रथ हो, ठीक है, भीम रथ हो, सारे रथ जो है द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा को 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है? 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है प्रवरसेन। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। प्रवरसेन जो है एक वाकटक शासक था और प्रवरसेन प्रथम ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन काल में किया था और प्रसिद्ध वाकटक शासक था। विकल्प ए है पुष्यमित्र शुंग, यह शुंग वंश के संस्थापक थे और इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके विषय में हमें जानकारी अयोध्या लेख से होती है, जो कि उसके सेनापति धनदेव द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस कला शैली में प्रतिमाओं के निर्माण के लिए सामग्री के रूप में स्तरित चट्टानों का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। गांधार कला शैली में जो है स्तरित चट्टानों का प्रयोग मूर्ति निर्माण या प्रतिमा निर्माण में किया गया था। जो गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली जो है कुषाण कालीन जो प्रसिद्ध जो मूर्ति कला निर्माण या कलात्मक शैलियाँ थीं, और मथुरा शैली में जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। तो इसमें जो है दिया हुआ है, पहला है बारगाह सूफी आश्रम, दूसरा है बिरका दरबार, और तीसरा है मतबख बावर्ची खाना, और चौथा है खानकाह ढके हुए जलाशय। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है इसमें, देखिए सबसे पहले जो है एक बार विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी 2, 4, 3, 1 हमारा सही आंसर है। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो बारगाह होता है वह जो है दरबार को बोलते थे। बारगाह किसको बोलते थे? दरबार को बोलते थे। और जो बिरका होता था वह ढके हुए जलाशय को कहा जाता था। बिरका ढके हुए जलाशय को कहा जाता था। और मतबख जो होता था, मतबख वह बावर्ची खाने को कहा जाता था। और खानकाह जो है जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे, सूफी आश्रम को खानकाह के नाम से जाना जाता था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ या संगीतकार बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे? तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। बैजू बावरा मानसिंह तोमर और बहादुर शाह गुजराती के दरबार में रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है,
जब बाबर हिंदुस्तान आया तो अपने साथ 2 तैमूरी वास्तुकार भी लाया था। निम्न में से कौन सा वास्तुकार बाबर के साथ आए? तो हमारा सही आंसर है, इसमें 4 विकल्प इन्होंने दिया है। उस्ताद मीर मीरक गयास, तो ये बाबर के साथ आए थे। विकल्प बी है उस्ताद हामिद, यह नहीं आए थे। विकल्प सी है उस्ताद शाह मोहम्मद, यह भी आए थे। विकल्प डी है उस्ताद अहमद, यह भी नहीं आए। तो ए और सी मतलब उस्ताद मीर मीरक गयास और उस्ताद शाह मोहम्मद आए थे। तो ए और सी हमारा सही आंसर होगा। विकल्प सी हमारा सही आंसर है, ए और सी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों द्वारा मिर्जा की उपाधि किसे प्रदान की जाती थी? तो जो मिर्जा की उपाधि है वह आमेर के राजाओं को प्रदान की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के काल में भास्कराचार्य की किताब लीलावती का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, फैजी ने। अकबर ने जो है अपने समय में जो है फैजी के निर्देशन में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और उसी के दिशा निर्देशन में जो है, चूँकि उसका अध्यक्ष फैजी था, तो फैजी के दिशा निर्देशन में जो है विभिन्न पुस्तकों का फारसी या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो जो हमारी भास्कराचार्य की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है लीलावती, तो लीलावती का जो है फारसी भाषा में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया। इसमें जो है विकल्प सी है बदायूनी, तो बदायूनी ने जो है महाभारत का नकीब खां और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर महाभारत का रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं की थी? दी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की है। दी विकल्प बी है दी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी की स्थापना जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा नहीं की गई है। विकल्प सी है दी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की गई है। और विकल्प डी है दी रिपब्लिकन पार्टी, इसकी भी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, दी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी की स्थापना मुझे लगता है 1947-48 के पास जो महाराष्ट्र के कुछ लोगों के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। तो हमारा पहला है लोकहितवादी। तो लोकहितवादी देख लेते हैं किसकी उपाधि थी। तो लोकहितवादी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। तो विकल्प ए हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है 4 एक ही विकल्प में है, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी हमारा सही आंसर है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। और विकल्प बी है दी सिंगिंग सोर्ड ऑफ केरला। दी सिंगिंग सोर्ड ऑफ केरला, ये जो है सुब्रमण्यम तिरुमंबा को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दक्षिण भारत का ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है के वीरेशलिंगम पुंतलू को कहा जाता है। और विकल्प डी है प्रिंस ऑफ ग्रेजुएट्स। प्रिंस ऑफ ग्रेजुएट्स जो है वह आपको एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को प्रिंस ऑफ ग्रेजुएट्स कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका सुमेलित नहीं है? तो युगांतर रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है, बल्कि यह वारिंद्र कुमार घोष की है। वारिंद्र कुमार घोष की जो है द्वारा संपादित पत्रिका है। 1906 में उन्होंने इसका संपादन किया था। अनुशीलन समिति से संबंधित यह पत्रिका है। विकल्प बी है अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष सही है। विकल्प सी है हिंदू पैट्रियट, गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी से संबंधित थे। और विकल्प डी है इंडियन स्टेट्समैन, तो रॉबर्ट नाइट, यह भी सही है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। मतलब इसमें
जो युगांतर रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयोगों को उनकी स्थापना के वर्ष के ऐतिहासिक क्रम में रखिए। तो ये चारों जो आयोग हैं शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित 1882 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन किया गया था। सैडलर आयोग का जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है, 1917 में गठित था। कोठारी आयोग 1964 से 66 और रैले कमीशन जो है कर्जन के समय में 1902 में इसका गठन किया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। ठीक है, तो डी नंबर 1 पे आएगा, डी नहीं ए डी, ठीक, ADBC हमारा सही आंसर होगा, ADBC। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कलाकार के पेंटिंगों में पुराणों और इतिहास की वह छवि चित्रित है जो लोगों की कल्पना में आज भी मौजूद है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, राजा रवि वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, बृहत संहिता रचना है किसकी है? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है, वराह मिहिर से संबंधित है। बृहत संहिता किसकी रचना है? वराह मिहिर की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा काश्मीरी खुशनवीस अकबर की सेवा में शामिल हुआ था और उसे बादशाह ने जरी कलम मतलब होता है गोल्ड पेन की उपाधि से नवाजा था? तो हमारा सही आंसर है, मोहम्मद हुसैन की उपाधि थी जरी कलम। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। तो हमारी जो पहली सूची है इसमें दिया हुआ है कि जो सिख गुरु हैं, 4 सिख गुरुओं के नाम दिए हुए हैं और उससे संबंधित मतलब स्थल दिए हुए हैं कि कहाँ पे कौन सिख गुरु निवास करता था। तो गुरु नानक कहाँ पे रहते थे? करतारपुर में। तो गुरु नानक का 3 हो जाएगा। गुरु अंगद जो है कहाँ रहते थे? गुरु अंगद, तो गुरु अंगद जो है खादुर में रहते थे। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो गुरु नानक कहाँ पे रहते थे? करतारपुर में रहते थे। गुरु अंगद खादुर में रहते थे और गुरु अमरदास जो है गोविंदवाल में रहते थे और गुरु रामदास जो है, गुरु रामदास आपका रामदासपुर में रहते थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत है भारतीयों के लिए इस संदेश के साथ वंदे मातरम समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, बिपिन चंद्र पाल ने जो है भारत भारतीयों के लिए है इस संदेश के साथ वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। लाल बाल पाल जो गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है लाल बाल पाल का मतलब लिख के जरूर बताइएगा कि लाल बाल पाल का क्या आशय है। हमारा 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा सुमेलित नहीं है। तो पहला है बिजोय कृष्ण गोस्वामी भक्तिपरक वैष्णव धर्म से संबंधित है, सही है। विकल्प बी है पंडित शिवनाथ शास्त्री। तो पंडित शिवनाथ शास्त्री जो है आदि ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। विकल्प सी है पंडित शिव नारायण अग्नोत्री देव समाज से संबंधित हैं। स्वामी शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग से संबंधित हैं। तो बी विकल्प जो है हमारा सही आंसर होगा। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था जो कि भारतीय संस्कृत की विशेषताओं या भारतीय संस्कृत से संबंधित हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।